जैसे ये आप लोगों के सामने हेडिंग है पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी ऑफ पैकिंग। तो जैसे इसमें हमको क्या चीज़ सीखना है कि अगर मानिए कि कोई यूनिट सेल है वो बन रहा है, तो जब यूनिट सेल बनता है तो हमने बताया था वो कुछ स्पेस कवर कर लेता है और कुछ स्पेस छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमको यही पढ़ना है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स कितना स्पेस वो कवर कर रहा है और कितना स्पेस वो एम्प्टी छोड़ दे रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने 3 यूनिट सेल पढ़े थे, SCC, BCC और FCC, तो उन्हीं तीनों के लिए देखते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या फार्मूला इसमें यूज़ होता है, यही सब हम लोगों को देखना है। जैसे एक लाइन आपके सामने है, इन पैकिंग फ्रैक्शन is the ratio of volume occupied by each sphere and total volume of unit cell। मीन्स यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो होता है किसका किसका, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय ईच स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इससे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम स्फीयर ले रहे हैं तो हमको पता है कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर एस लिखा है वो एस ये शो कर रहा है कि हम रेडियस किसकी ले रहे हैं, स्फीयर की ले रहे हैं। यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे शो करेंगे अपॉन यूनिट सेल का। यूनिट सेल के लिए आपको वॉल्यूम बताया गया था ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन का टोटल फार्मूला क्या निकल के आया है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यही इसी फार्मूले से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। इसी फार्मूले से हमको ये पैकिंग फ्रैक्शन से ही हमको ये पता चलेगा कि कोई यूनिट सेल जब बनता है तो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है और कितना स्पेस एम्प्टी छोड़ देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जेड जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल SCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए 3 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जैसे मानिए कि आपके पास एक रूम है, रूम में चाहे जितने भी लोग खड़े हो जाएं, हमने बताया था उस रूम का पूरा स्पेस कवर नहीं किया जा सकता। मान लो कि एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम ये कहेंगे कि रूम ऑलमोस्ट 90% फिल हो गया है, 10% बचा है, एम्प्टी है। मीन्स यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में शो करेंगे कि कितना परसेंटेज कवर हो गया है, कितना परसेंटेज एम्प्टी है। तो उसके लिए भी क्या फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमारा ये फार्मूला मिलता है परसेंटेज ऑक्युपाई बाय स्फीयर। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम ऑक्युपाई स्पेस निकाल लेंगे तो एम्प्टी स्पेस कैसे पता करेंगे, 100 माइनस ऑक्युपाई स्पेस। मीन्स जितना स्पेस कवर किया है उसको हम 100 से लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। तो इन्हीं सब फॉर्मूले से हम जो भी हमने यूनिट सेल पढ़े थे उन सब के हम परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे। तो 1 बाई 1 हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। फर्स्ट आपका है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसे हम जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। और इसके लिए हमने आप लोगों को पीछे कुछ फॉर्मूले बताए थे कि यहाँ पर जैसे z इज इक्वल टू बताया था 1 होता है, मीन्स इसमें 1 पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर a और r के बीच रिलेशन बताई गई थी, a इज इक्वल टू 2r। ये जो स्मॉल s लिखा हुआ है ये स्फेरिकल की ही रेडियस है। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है पीछे पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले में ये सारी वैल्यू अगर हम उठा करके रखेंगे, जितनी भी वैल्यू दी गई है, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ पर हमने ए की जगह वैल्यू पुट की है, ए इज इक्वल टू 2r। और फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितनी निकल के आ रही है, इसको आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ रही है 0.5233। तो ये हमारी पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आई है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑक्युपाई वॉल्यूम कितना हुआ। जैसे बताया था हमने इसको परसेंटेज में चेंज कर लिया, तो ऑक्युपाई वॉल्यूम हमारा आया है 52.3%। इसी तरह एम्प्टी स्पेस अगर हम देखेंगे तो ऑक्युपाई इतना है, तो रिमेनिंग जो होगा वो अनऑक्युपाई या इसी को एम्प्टी स्पेस कहेंगे। एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 47.67। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी फॉर पैकिंग इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो जैसे ये एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में होता था।
जैसे इसमें जेड की वैल्यू क्या बताई गई थी आप लोगों को, मींस पार्टिकल कितने पार्टिसिपेट करते थे 2, और इसके लिए ए और आर में रिलेशन होता था ए इज इक्वल टू 4r/√3। अब पीछे की तरह उसी पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में जब ये वैल्यूज़ उठा के रखी जाएंगी तो ए की जगह हमने वैल्यू रखी है, ए और आर में जो रिलेशन था ए की जगह वैल्यू रखी है 4r/√3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा यूनिट सेल जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना निकल करके आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 6798। अब इसको भी हमने परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज में ये ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना आ गया 67.98। मीन्स अगर बीसीसी यूनिट सेल बनाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो कितना स्पेस कवर करेंगे, 67.98% कवर करेंगे। एमपीटी कितना छोड़ देंगे, एमपीटी हो जाएगा 32.02%। इसी तरह एफसीसी के लिए देखते हैं, फॉर्मूले सेम रहेंगे। एफसीसी में क्या होता था, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सारे पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स फेस सेंटर में प्रेजेंट होते थे। इसके लिए जेड की वैल्यू आप लोगों को बताई गई थी 4 होती है, और ए इज इक्वल टू 4r/√2। ये सारे वैल्यू उठा करके हम पीछे फॉर्मूले में रखेंगे। अब इसमें ऑक्यूपाई वॉल्यूम और अनऑक्यूपाई वॉल्यूम, मींस ऑक्यूपाई मतलब घेरा गया स्थान और रिक्त स्थान क्या होगा, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और इसके आंसर हमको आप बाय कमेंट बताइएगा कि एफसीसी में जो ऑक्यूपाई स्पेस और एम्प्टी स्पेस कितना आया है। और पीछे की क्लासों में जो आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए गए थे और जो होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए गए थे उसको आप लोग सॉल्व करिए। अगर वो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप वो हमसे बाय कमेंट पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके डिफेक्ट्स के बारे में बात किया जाएगा कि सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड स्टेट। एक पॉइंट लिखा हुआ है हमारे सामने, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। ठोस पदार्थों को उनके चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ये कौन कौन से वर्ग हैं देखते हैं। जैसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक, हिंदी में कहते हैं इसको अनुचुंबकीय। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक, इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय। नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसे कहते हैं प्रति लौह चुंबकीय। और लास्ट है फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, हिंदी में कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो इतने प्रकार की मतलब टोटल 5 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमको सॉलिड में पढ़नी है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपकी पैरामैग्नेटिक, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय, जिसे हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। मीन्स वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इनमें देखा जाए, आगे पॉइंट से इसको समझते हैं। अब ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कॉपर 2+, ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा एग्जाम्पल शो किया गया है। अब जैसे इसमें ये बताया गया है कि अगर इस तरह के सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन वीकली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ही कम है। तो सारे बाकी पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड वाले अट्रैक्ट होंगे नहीं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे बात की जाए कि Cu2+ में तुमको पता चल रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन O2 में कहा जाए कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है और 8 16 हो गया। तो इसको समझने के लिए आपको 11 में मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी बताई गई थी, MOT थ्योरी बताई गई थी। उसको आप एक बार देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस विच आर वीकली रिपल्ड बाय
मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो होते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इसमें नहीं होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्ड करेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल हो गया जैसे इसका NaCl वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट थर्ड हमारा कौन सा है? फेरोमैग्नेटिज्म। हिंदी में कहते हैं इसको लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसको समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स क्या होता है ये भी आगे आपको बताते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड मे बी कन्वर्ट इनटू परमानेंट मैग्नेट। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्थायी चुंबक बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये ट्रूली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, कंटेन मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखा जाए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और एक ही डायमेंशन में अलाइन होते हैं। जब भी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ये एकदम से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डोमेन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व। तो इसमें देखा जाए, इसमें आप डोमेन देख रहे हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच डू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट देयर नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जीरो आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। मीन्स ये हुआ कि आप जो डोमेन देख रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कुछ भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही शो कर रहा है, डोमेन्स आर एंटी पैरेलल सो दे नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, MnO, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। लास्ट हमारा कौन सा है? फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक को हिंदी में हम क्या कहते थे? फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें देखा जाए डायग्राम में तो इसमें डोमेन जो होते हैं वो एंटी पैरेलल तो होते हैं पर नंबर उनका इक्वल नहीं होता। अगर एक कैंसिल भी हो जाता है फिर भी वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम इनको हीट कर देते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक के जैसे बन जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन whose magnetic momentum are unequally aligned in opposite direction are called फेरीमैग्नेटिक। वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें असमान आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास समांतर तथा प्रति समांतर दिशाओं में होता है फेरी चुंबकत्व कहलाते हैं तथा इस गुण को फेरी चुंबकत्व कहते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट बताया गया है, डोमेन्स आर एंटी पैरेलल बट नंबर नॉट इक्वल। मीन्स इसमें बताया गया डोमेन, स्टार्टिंग में बताया गया डोमेन जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं लेकिन नंबर इनके इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ऑन हीटिंग शो बिहेवियर लाइक पैरामैग्नेटिक। अगर इसको हम हीट कर देंगे तो ये पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा Fe3O4। मीन्स इसमें यही बताया गया था कि इसमें जो डोमेन्स हैं वो एंटी पैरेलल तो हैं लेकिन नंबर्स अनइक्वल हैं। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं फिर भी ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे और अगर इसको हम हीट कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको बताई गई हैं। इसके आगे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। ये एक रिलेशन है, जैसे आप लोगों को RS और RV में रिलेशन एक आपको शो किया गया था ट्राइगोनल का, तो इसी के बेस पर NCERT में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो उस न्यूमेरिकल को देखते हैं, वो भी एक तरह का डेरिवेशन ही दिया गया है लेकिन वो ऑक्टाहाइड्रल के लिए शो किया गया है। RS और RV के बीच रिलेशन शो करना है तो देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ रेडियस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज़ स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ एटम in close packing is capital R,
ड्राइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। मीन्स ये कह रहा है कि एक अष्टफलकीय वॉइड, एक अष्टफलकीय रितिका है, उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और जो उसमें एटम है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। तो उन दोनों के बीच, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच रिलेशन क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल के लिए हमको शो करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये 4 वॉइड्स हैं। ऑक्टाहाइड्रल में आपको बताया गया था कि कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल में आप लोगों को बताया गया था 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 पार्टिकल पहले लिए गए हैं जो मिलकर के इस वॉइड को कवर कर रहे हैं। और ऑक्टाहाइड्रल में 6 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते थे, तो बाकी बचे हुए 2 पार्टिकल में एक पार्टिकल इसके ऊपर आएगा और एक पार्टिकल इसके बैक में आएगा। ये आपको पीछे बताया गया है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, स्फीयर के सेंटर को शो कर रहे हैं ये पॉइंट, और यहाँ पर ये एक ट्राइंगल लिया गया है। ये ट्राइंगल किसके बीच, किन किन सेंटर्स के बीच लिया गया है, जो स्फीयर हैं उसके सेंटर्स लिए गए हैं और जो वॉइड का सेंटर है वो लिया गया है। यहाँ पर हम लेबलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है POQ, ये एक ट्राइंगल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो P और Q, ये टोटल जो लाइन है ये 2R के इक्वल होगी। आप लोगों को दिख रहा होगा, एक रेडियस स्फीयर की होगी और एक रेडियस वॉइड की होगी। जो स्फीयर की रेडियस होगी उसको हम दिखलाएंगे कैपिटल R से, और जो वॉइड की रेडियस होगी उसको हम दिखलाएंगे स्मॉल r से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने कैपिटल R और स्मॉल r, वॉइड और स्फीयर्स की रेडियस शो की गई है। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो जैसे पहली लाइन लिखी हुई है, आ स्फीयर with center O is fit into the octahedral void, it can be observed that POQ is right angle। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये जो PO और Q है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री लिया गया है, 90 डिग्री शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे हमको पता है, हमको दिख रहा है डायग्राम में PQ, ये क्या हो गया 2R, और PO स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि इसमें जो P और O है ये स्फीयर की रेडियस और वॉइड दोनों की रेडियस को शो कर कवर कर रहा है। इसी तरह OQ के बीच में भी स्मॉल r और कैपिटल R दोनों लिए जाएंगे, क्योंकि वॉइड्स और स्फीयर की रेडियस कवर कर रहा है। बस हम इसी को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसी को सॉल्व किया गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व किया जाएगा, तो इस तरह का पॉइंट हमको मिलेगा। R इज इक्वल टू, लास्ट में हमको मिलेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल R माइनस R। तो कैपिटल R को हमने कॉमन ले लिया है। कैपिटल R को कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। ये हमारा रिलेशन आएगा। ये हमारा स्मॉल r और कैपिटल R के बीच रिलेशन है, किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लिए। इसी तरह के फॉर्मूले आप लोगों को पीछे बताए गए थे। इस चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक, सारे कंटेंट आपको क्लियर कर दिए गए हैं। ये चैप्टर फिनिश